नमस्कार बच्चों, लीजिए आज कक्षा 12वीं के फिजिक्स में हम देखेंगे अनुगमन वेग और इसके बाद हम धारा और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करेंगे। धारा और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करेंगे यानी उनका सूत्र प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग किसे कहते हैं? तो यहाँ पर मैं कोई चालक लिया हूँ। यह है, मान लीजिए यहाँ पर P और ये है आपका Q। ये PQ कोई चालक है। इसको हम जो है बैटरी से जोड़ दिए। ध्यान देंगे कि इसको हम बैटरी से जोड़ दिए। प्लस वाला सिरा इधर है, ये बड़ा वाला लकीर जो होता है बैटरी का, ये धन ध्रुव होता है या धन इलेक्ट्रोड होता है, और ये छोटा वाला होता है ऋण इलेक्ट्रोड होता है। इसको इस सिरे से जोड़ दिए। तो बच्चों, ये क्या होगा, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जब यहाँ पर बैटरी से जोड़ दिए तो ये क्या होगा, इसमें विद्युत क्षेत्र हमारा उत्पन्न हो जाएगा या विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, और इसके कारण से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और इससे ये इलेक्ट्रॉन धन ध्रुव की ओर गति करेंगे आकर्षण के कारण। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन है। क्या ये कक्षा में जो ये परमाणु का बनाया हूँ, ये आपका नाभिक है, ये सभी इलेक्ट्रॉन सभी ये इस तरह से गति करते हैं? नहीं, ये इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, इसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ थोड़ा सा। तो हम यहाँ पर परमाणु का चित्र बना चुके हैं पहले से। यदि हमारे कक्षा का आकार बढ़ते जाता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ते जाती है, यानी ज़्यादा होते जाती है। ये पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, तीसरा में 18, चौथा में 32। तो हमारे अब देखेंगे ये चूँकि इस तरह से हमारे गति करते रहते हैं, प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है ये चारों ओर कहीं भी हो सकते हैं, तो इनके बीच वाले ये इलेक्ट्रॉन जो है ये धनावेशित से, सभी इलेक्ट्रॉन जो है धनावेशित से आकर्षण से बंधे रहते हैं। ये धन आवेश है। नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और ये धन आवेश और इनमें होता है उतना ही ऋण आवेश, यानी जितना यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या होती है उतने ही इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं में, जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन बीच में घूम रहे हैं, पहले वाली कक्षा या अंदर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन जब ये घूमते रहते हैं, तो मान लो ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, सोचिए एक बार, तब ये नहीं होते तो ज़्यादा आकर्षण बल से ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आकर्षण बल का अनुभव करता। चूँकि ये बीच में आ जाते हैं तो इनका आकर्षण जो है थोड़ा ढीला हो जाता है, यानी उतने दृढ़ता से या नाभिक से नहीं जुड़े रहते। यानी धातुओं में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो वही इलेक्ट्रॉन हैं जो नाभिक से ढीले बंधे रहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन चूँकि यहाँ पर अंदर में और इलेक्ट्रॉन हैं जिनके कारण से उतना आकर्षण बल यहाँ पर नहीं होता, और इस कारण से ये इलेक्ट्रॉन जो है एक परमाणु से दूसरे परमाणु में, उसके बाद यानी उस पूरे धातु पर ये घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन ये उसको छोड़ करके बाहर नहीं जाते, धातु को छोड़ करके बाहर नहीं जाते। और ये इन इलेक्ट्रॉनों को जो बाहरी कक्षक में नाभिक से कम बल से बंधे रहते हैं, उनको जो है हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और वही जो है इस चालक में आवेश वाहक का कार्य करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन ही इस परिपथ को पूरा करेंगे। अब यहाँ पर हम सोचते हैं कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये बाहर चला गया, मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गया। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, ये जो प्लस और माइनस दोनों में एक समान समंजन था, यानी प्लस जितने थे यानी प्रोटॉन जितने थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे। एक ये चला गया तो प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा हो गई, तो ये परमाणु क्या हो जाएगा, धनायन की तरह कार्य करेगा। ये जो धनायन है, यहाँ पर जो प्लस प्लस लिखा हूँ, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं सभी, यानी ये नाभिक हमारा देखते हैं ये धनायन से, ये इलेक्ट्रॉन अब चूँकि विद्युत क्षेत्र हम लगा दिए हैं यहाँ पर,
तो विभवांतर के कारण यहाँ पर एक बल लगेगा, इलेक्ट्रॉन इधर आकर्षित होंगे प्लस की ओर, तो ये इधर से आएंगे तो ये प्लस वाले नाभिक से टकरा जाएंगे, यानी एक बल यहाँ पर लगेगा। इसमें हम देखते हैं 30 से ये इधर बढ़ेंगे, जैसे ही ये बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन इधर आया तो ये प्लस से टकरा गया, बीच में पड़ गया, तो इसका जो भी ऊर्जा रहेगा ये वहाँ पर खो जाता है, यानी इसकी गति रुक गई यहाँ पर। फिर ये धीरे से, चूँकि बल अब भी लग रहा है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है, विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है, तो ये फिर इससे किनारे होकर के फिर ये बढ़ते चले जाएगा इसका वेग, और मान लो ये फिर धनायन आ गया तो फिर यहाँ पर टकराएगा, और इस तरह से करते हुए ये आगे यहाँ तक परिपथ को पूरा करता है। लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन की बात है, यहाँ पर तो लाखों हजारों करोड़ों हैं। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन जो धनायनों से टकराते हैं तो कुछ समय बाद एक ऐसी सभी में गति या इनका वेग, ऐसे एक औसत वेग इनको मिल जाता है जिससे हम ये मानते हैं कि ये जो है इनका अनुगमन वेग है, यानी एक नियत औसत वेग से ये क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र, बाहरी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है एक औसत नियत वेग से सभी इधर आगे की ओर, इस तरह से प्लस की ओर बढ़ते हैं, और उसी नियत औसत वेग को हम क्या कहते हैं, उस अनुगमन वेग कहते हैं। यानी अनुगमन वेग यहाँ पर लिखा हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग वह एवरेज वेग है जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी चालक में प्रवाहित होते हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हैं और इनका अनुगमन वेग क्या है। यानी वह औसत वेग बाहरी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, ये देखिए ये बाहरी विद्युत क्षेत्र हम लगा दिए यहाँ पर, अपने आप नहीं बह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और छूटा हुआ है कि ये जो इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, कमरे के ताप पर भी इधर उधर घूमते रहते हैं। कमरे के ताप पर भी ये इधर उधर अनियंत्रित घूमते रहते हैं, कोई इधर गया कोई इधर गया, एक दिशा में इनका नेट वेग जो है शून्य होता है, कोई इधर जा रहा है तो कोई इधर आ गया, तो इनका नेट वेग जो है शून्य होता है, जिसके कारण से इसमें कोई धारा नहीं बनती है। और इस तरह से हम देखते हैं कि इनका नेट वेग जो विद्युत क्षेत्र हम लगा दिए, तो नेट वेग जो यहाँ पर शून्य था वो इधर अब त्वरित हो जाता है, इधर क्या हो जाता है, बढ़ने लगते हैं सभी। तो इसी वेग को हम क्या कहते हैं, एक माध्य औसत वेग को ही हम अनुगमन वेग कहते हैं। अब हम आ जाते हैं अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध पर। तो यहाँ पर मैं चित्र बना चुका हूँ पहले से, क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा समय होता है। तो माना ये हमारा कोई पी क्यू चालक है और यहाँ पर ये भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसको ध्यान देंगे। अब यहाँ पर ये पी क्यू हमारा चालक है, माना पी क्यू चालक है, ये सूत्र आपका प्राप्त करेंगे। इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, हाँ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। ये ए है और इसकी लंबाई को हम मान लेते हैं एल है। ये पूरा लंबाई यहाँ से यहाँ तक चालक की लंबाई एल है तथा लंबाई एल है, लंबाई एल है। अब बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे तो चालक का आयतन, भाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणित लंबाई, तो चालक का आयतन, चलिए चालक का आयतन निकाल लेते हैं। आयतन बराबर ए इंटू एल, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं हम ये देखेंगे। यदि चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, यदि इतने को आपको
याद रखना है एकांक आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं? n है। यदि एकांक आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n है ना, यहाँ पर संख्या है, संख्या ये संख्या n है, तो आवेश भाई ये इलेक्ट्रॉन ही हमारा धारा बनाते हैं। यही जो है इलेक्ट्रॉनों का आप जानते हो, आगे चैप्टर में पढ़ चुके हो, ये इलेक्ट्रॉन ही आवेश के कारक हैं। तो Q बराबर, यानी इस PQ पर कुल आवेश अतः PQ पर कुल आवेश Q बराबर क्या होगा भाई? Q बराबर आयतन गुणित संख्या AL, और ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, और वहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये आपका हो जाएगा, आपका आवेश हो जाएगा। Q बराबर उसका आयतन इलेक्ट्रॉन गुणित उनकी संख्या, उतना ही आवेश होगा, उनकी संख्या के बराबर उस आयतन में जितने रहेंगे तो उसके बराबर उसमें आवेश होगा। अब माना अनुगमन वेग भी दी है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग ये भी डी है, यानी इस वेग से वो गति कर रहे हैं, vd वेग से। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि तब ये धारा कब पूरा होगा भाई? ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ जाएगा तब आपका परिपथ पूरा होगा या धारा बह जाएगी। हम ये मानेंगे जब यहाँ से पहुँचेगा तब हमारा धारा का एक चक्र पूरा होगा या धारा इसमें प्रवाहित होगी, ये मानते हैं। तो हमारा ये देखते हैं समय, यानी तब जो है हमारा चालक को पार करने में लगा समय। ये आपका होगा, आपका वेग बराबर जो है दूरी गुणित समय। यहाँ पे ये t बराबर हम ले लेते हैं, t बराबर L/VD। यहाँ पर से आप पक्षांतर कर दोगे, VD बराबर यहाँ पर यह आ जाएगा, यह हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटे, ये दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर, तो ये VD बराबर इधर होता, इसको पक्षांतर कर दिए हैं, हमको समय निकालना है। ये हम देखते हैं चालक को पार करने में लगा समय, यानी एक चक्र तब पूरा होगा, और इसलिए T बराबर L/VD हो गया। अब I बराबर हम आ जाते हैं, धारा का जो सूत्र है हम देखते हैं, परंतु I बराबर हमारा होता है Q/T, यानी आवेश प्रवाह की दर। ये क्या है? सेकंड प्रति सेकंड। आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं तो ये हमारा Q के मान को हम देखते हैं, यहाँ से Q का मान को ले लेंगे, Q बराबर ALNE, यहाँ पर रख दिए ALNE अपान VD है। और इस तरह से हम देखते हैं, इसमें T का मान को यहाँ से ले लिए, ये आपका T है, यहाँ पर T के मान का L/VD, यहाँ पर हम लिख लेते हैं L/VD। ये L से L को काट दीजिए, अब ये ऊपर चला जाएगा, ये अंश हर, ये अंश का है, ये ऊपर चला जाएगा, यानी I बराबर आपका हो गया, I बराबर ये देखिए
एन ई ए, और ये भी डी भी हो गया। ये एन बचा है, ई बचा है और ए बचा है, और ये ऊपर में चला जाएगा, भी डी बचा। तो ये हो गया एन ई ए और इनका वेग भी डी। अब हम देखते हैं धारा घनत्व। धारा घनत्व बराबर होता है, आपका ये आई बटे ए होता है। आई का मान यहाँ से हम निकाल चुके हैं, ये आई का मान है एन ई ए भी डी। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ एन ई ए भी डी अपान ए का मान ए है, इसको ए से ए को काट दीजिए। तो ये धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित करते हैं, इसका प्रतीक क्या है, जे है। तो जे बराबर है धारा घनत्व तो इक्वल टू हो गया आई अपान हमारा आई अपान ए, और यहाँ से आई का मान जो हम निकाले हैं अभी एन ई ए भी डी बट अपान ए से ए को काट दिए। तो ये धारा घनत्व बराबर जे बराबर है आपका, जे बराबर आ गया आपका, देखिए क्या बच गया है भाई, एन ई भी डी, एन ई भी डी। तो ये धारा घनत्व और ये अनुगमन वेग है, ये भी डी क्या है, ये अनुगमन वेग है और धारा घनत्व में ये संबंध है। तो बच्चों कृपया यदि पसंद आ रहा हो पढ़ाना, समझ आ रहा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे शेयर भी कर देगा। तो ठीक है, धन्यवाद।